तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आरडब्ल्यूए पे एसएससी जीडी का मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था 25 जनवरी को। उसी का हम सोल्यूशन करने वाले हैं जो मैथ का मिनी मॉक टेस्ट आया था 25 जनवरी को। ठीक है, तो लास्ट में बताइएगा कैसी रही क्लास। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि 5 वर्ष पूर्व एक्स और वाई की आयु का अनुपात 2:3 था। तो एक्स और वाई थे, इनके आयु का अनुपात 5 वर्ष पूर्व, यहाँ थे 5 साल पहले 2 और 3 था। 2 और 3 था। 2 और 3 था। कह रहा कि 5 वर्ष पश्चात यह 3:4 हो जाता है। यहाँ से 5 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है। 3:4 हो जाता है। मान लेते हैं कि एक्स और वाई यहाँ पे वर्तमान में है। वर्तमान में एक्स और वाई यहाँ पे है। ठीक है, कह रहा कि 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 2:3 था। 5 साल बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो हमसे एक्स की वर्तमान आयु पूछा है। एक्स की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 साल का गैप है, यहाँ भी 5 साल का गैप है, कि इनके बीच का गैप देखेंगे, गैप हमारा बराबर है कि नहीं। तो देख रहे हैं 2 से 3 है, ये 3 से 4 है, तो गैप हमारा बराबर है। दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो टोटल हमारा गैप कितने का बन रहा है, 5 साल पहले और 5 साल बाद, तो टोटल 10 का गैप बन रहा है। तो इसी एक का मान हमें 10 दे रखा है, तो इससे कितना गुना ज्यादा है, तो 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो हमसे एक्स की वर्तमान आयु पूछा है। तो एक्स की वर्तमान आयु मान लो 5 साल पहले 2 है, तो ये भी 5 साल पहले 2 नहीं रही होगी, 20 रही होगी। 10 दूना 20 और ये हो जाएगी 30। तो ये 5 साल पहले है, अगर वर्तमान में आएंगे तो इसमें जोड़ देंगे 5, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल लेते। अगर 5 साल बाद आयु 30 है, 10 से 30, तो 5 साल पहले जाएंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 इसका आंसर आ गया। आगे आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है। ये दे रखा है हमारा फ्रैक्शन में 1/6, 7/27, 5/9, 4/15, 8/3। करा कि इसका एलसीएम हमें बताना है। इसका एलसीएम हमें बताना है। एलसीएम तो बता दूं कि जब भी भिन्न का एलसीएम बताना हो तो जो ऊपर दिया हो जितने भी अंश दिए हैं उन सब का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अंश का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर 7 है, गुणे 5 है, गुणे 8 है, ये एलसीएम ऊपर आ जाएगा। और नीचे जो दिया होता है उसका उल्टा निकालते हैं, एचसीएफ। नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। देखो जो पूछेगा वो ऊपर वाले का निकालेंगे, जो नहीं पूछेगा यानी कि एचसीएफ नीचे वाले को निकालेंगे। तो देख रहे हैं 3 से सभी कट रहे हैं, तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। तो 8×5 40, 40 7 चौको 28, 280/3, 280/3 ये आंसर है। 280/3 ये आंसर है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा कि एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है। एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 है। कह रहा कि 7 तकनीशियन का औसत वेतन 24,000 है। तकनीशियन, तकनीशियन यहाँ पे तकनीशियन, तकनीशियन, तकनीशियन 7 तकनीशियन का औसत वेतन 24,000 है। तकनीशियन का औसत वेतन 24,000 है। ठीक है, 24,000 है। कह रहा कि शेष कर्मचारियों का, और जो कर्मचारी यहाँ पे कर्मचारी जो शेष कर्मचारी हैं इनका औसत वेतन 12,000 है। इनका औसत वेतन 12,000 है। तो हमसे पूछा है कुल कर्मचारियों की संख्या, तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन हम लगाएंगे। इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। एलिगेशन वहां पे लगाया जाता है जहाँ पे 2 का औसत दिया हो और तीसरे का भी औसत दिया हो, तो अनुपात पूछे या नंबर पूछे ऐसे लगाया जाता है। तो इस 18,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो आएगा 6,000। अब 24,000 में से 18,000 माइनस करेंगे तो आएगा 6,000। तो इसका अनुपात लेंगे तो ये आ जाएगा 1:1, कट जाएगा, 1:1 आ गया। अब ये तकनीशियन का मान आ गया 1 और सभी अन्य कर्मचारियों का मान आ गया 1। तो तकनीशियन का मान प्रश्न में हमें दे रखा है कितना, 7। ये 1 नहीं है, 7। इससे कितना गुना है, 7 गुना जाते हैं। तो ये भी कुछ कर्मचारी भी 1 नहीं होंगे, 7 होंगे। इससे कितना गुना जाते हैं, 7। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या, तो 7 तकनीशियन और 7 अन्य कर्मचारी मिलकर हो गए 14। मिलकर हो गए 14, तो टोटल हो गया 14। इसका आंसर आ गया 14। आगे प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि ए किसी निश्चित काम को 18 दिन में कर सकता है। ए किसी निश्चित काम को 18 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन दोनों से कट जाए। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो वो नंबर है 90। ठीक है, तो अगर टोटल काम है 90 और एक करता है 18 दिन में, तो हर दिन करता होगा 5 काम। टोटल काम है 30, तो ये 30 दिन में करता है तो हर दिन करता होगा 30 से भाग देंगे तो 3 काम। ठीक है, तो एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो कह रहा है आगे कि वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 8। और ये 9 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल काम कर दिया 72। 9 दिन में इन्होंने 72 काम कर दिया। तो 90 में से अगर 72 काम इन्होंने 9 दिन में कर दिया तो कितना बचा काम, 18 काम बच गया। कह रहा है कि अभी शेष काम को सी द्वारा 9 दिन में 4 दिन में किया जाता है। शेष काम को जो 18 काम बचा है इसे सी द्वारा 4 दिन में किया जाता है, यानी सी एक दिन में 9/2 काम करता है। ठीक है, 9/2 काम करता है। ये सी का मान आ गया। कह रहा है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बी और सी मिलकर इस 90 काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 9/2 काम करता है। तो टोटल ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, और 3 दूना 6, 9 6 15/2, 15/2।
टोटल काम है हमारा 90, तो 90 को 15/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 15 छक्का 90, 6 दूना 12, ठीक है, 12 इसका आंसर आ गया। देखो आगे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, कुछ नहीं है यार, प्रश्न में आसानी है। कह रहा है कि 147 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 210 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को पार करने में कितने समय लेगी। देखो अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करेगी तो वो स्वयं की दूरी ही पार करेगी, और ट्रेन की दूरी है, लंबाई दे रखी है ट्रेन की 210 मीटर, और चाल हमारा दे रखा है 147 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमसे समय पूछा है तो दूरी हो जाएगा 210, समय हमसे पूछा है ना, दूरी हो जाएगा 210 बटे चाल, बटे में चाल कर देंगे, चाल 147 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो आ गया 42। अब ऊपर गुणा कर देंगे तो 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 75, 75, 147, ठीक है, 147। अब इसे आप सॉल्व कर लो तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन एक ऑप्शन है, ये वाला 5 से 21/147, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 8 मीटर 6 मीटर 8 गुणे 6 मीटर गुणे 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बनाने के लिए 32 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर 6 के कितने ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो ऊपर देखो हमारा घनाभ का आयतन दे रखा है, नीचे छोटे वाले घनाभ से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे बस। जो ऊपर दे रखा है 8 मीटर, मीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 8 को 800 लिख देंगे, 6 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में 600 लिख देंगे, और 22.5 सेंटीमीटर रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक जीरो हटा देते हैं और ये दशमलव हटा देते हैं, क्योंकि ये इसमें गुणा होगा तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। फिर नीचे 32 सेंटीमीटर गुणे 11.25 गुणे 6 गुणे 6, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 के बाद दशमलव है, तो इसको दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा। अब आप काट लो, ठीक है। अब देखो ये 5 बार जा रहा है, अब ये हो गया 5 छः 30, अब इससे ये कट गया, एक जीरो से ये कट गया, अब ये 3 से इसको हम काट दिया हमने 20, ठीक है, इसको तो हमने काट ही दिया, 3 से इसको काट दिया 20। अब 8 चौक को 32, 4 5 6 20, यहाँ से आ गया 5000, 5000, ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 5000, तो ये आंसर है 5000, 5000 ईंटें लगेंगे, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 7 दे रखा है हमारा, प्रश्न नंबर 7 का बोला कर 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, ठीक है। कह रहा कि यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3:4 हो जाता है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर हम देखेंगे प्रत्येक के बीच का गैप कितना है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है, ये 1 से 2, ये 2 से 3, ये 3 से 4 हो रहा है, तो गैप हमारा बराबर है, तो मतलब एक एक जुड़ रहा है। और प्रश्न में भी कहा है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है, तो एक नहीं जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है, तो इसे कितना गुना ज्यादा, तो इससे 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा। तो हमसे पूछा है कि संख्याएं, तो संख्याएं भी एक, ये एक नहीं होगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे 5, इसमें 2 का गुणा करेंगे 10, इसमें 3 का गुणा, सॉरी 5 का गुणा करेंगे 15, तो 5 10 15 ये संख्या हो जाएंगी 5 10 15, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 8 क्या बोल रहा है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 5,808 रुपए और 5 वर्षों के बाद 7,320 हो जाती है। उसी दर पर 8,500 की राशि धन 4 से 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो 5 साल पर 7,000, 5 साल का 5 साल पे राशि कितनी हो जाती है 7,320, और 2 साल पे कितनी हो जाती है 5,808, 5,808। देखो ये 5 साल पे होती है और ये 2 साल पे होती है, तो हम सबसे पहले यहाँ से मूलधन निकालेंगे, तो हम यहाँ से 3 साल का निकालेंगे, 3 साल का, तो 5 साल में से अगर 2 साल निकाल देंगे तो 3 साल का आ जाएगा, तो 3 साल का हम यहाँ से माइनस करेंगे, तो 7,320 में से 5,808 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 साल का आ जाएगा, तो 2 1 यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 15 12। अब 1 साल का निकाल लेंगे, 1 साल का निकालेंगे तो 3 से भाग देंगे, 3 5 15, 3 चौक को 12, ठीक है, 504 आ गया। 1 साल का आ गया हमारा 504। तो अगर हम ये जो 2 साल का दिया है इसमें से हम 2 साल का निकाल लेते हैं ब्याज, तो हमारा मूलधन केवल बचेगा, तो 2 साल का ब्याज क्या कितना हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 5 10, 1008 आ गया, 1008 आ गया। अब 1008 हम इसमें से माइनस करेंगे, 1008 हम इसमें से माइनस करेंगे, 5 808 में से 1008 माइनस करेंगे, तो आ गया 0,084 48। ये जो 4800 आया है ये हमारा मूलधन है, ये हमारा पी का मान है मूलधन, ठीक है, पी का मान आ गया हमारा मूलधन। तो हम दर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आपको पता है 4800
और प्रत्येक साल का ब्याज कितना है 504 रुपये, और दर के लिए 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो हम जान जाएंगे कितना परसेंट ब्याज लग रहा है। ठीक है, 2 जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 से 24। अब ये इसको काटेंगे, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 21 से ही 2% आ गया, 21/2%, 21/2% ये हमारा दर आ गया। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि जो हमारा राशि है वो 8,500 है, 8,500 है। इस पे इसी दर के हिसाब से यानी 21/2 के हिसाब से कितने साल के लिए, 4 से ही 2/3 साल के लिए, तो 4×3=12, तो 14/3, 14/3 साल के लिए ब्याज बताना है, तो नीचे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, 2 7 14, 3 7 21, तो अब गुणा कर लो, 7×5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 8 7 56, 57 58 59, 7×5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 8 56, 3 59, फिर 7 से गुणा करेंगे, 7×5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 9 63, 66 के 6 हासिल 6, 7 5 35, 6 41। ठीक है, ये आंसर आ गया 4165। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न नंबर 9 है, कह रहा कि एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 11/6 गुना कर देता है। चाल क्या करता है आदमी, कह रहा है कि 11/6 गुना कर देता है, 11/6 गुना कर देता है, मतलब पहले उसकी चाल 6 थी और उसे अब कर देता है 11, इसका 6 का 11/6 कर देता है, मतलब पहले अगर उसकी चाल 6 थी तो अब हो गई 11, पहले अगर उसकी चाल 6 थी तो अब हो गई 11। कह रहा है कि एक आदमी अपनी चाल को अपनी मूल चाल से 6 गुना कर देता है, तो मान लेते हैं मूल चाल 6 है तो उससे 11/6 गुना 11 कर देता है। ऐसा करके वो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो वह सामान्यतः कार्यालय पहुंचने के लिए कितना समय लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जो समय होता है वो चाल का उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चाल ये दे रखा है तो समय का अनुपात कितना होगा, अगर चाल 6 और 11 है तो समय हो जाएगा 11 और 6, 11 और 6, ये अनुपात है चाल का, ये अनुपात हो गया समय का, क्योंकि समय उल्टा होता है। अब कह रहा है देखो, समय पहले उसे 11 मिनट लगता था, अब 6 मिनट लग रहा है, पहले उसे 11 मिनट लगता था, अब 6 मिनट लग रहा है, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो ये कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, ये 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, लेकिन प्रश्न में कहा है कि 20 मिनट पहले पहुंचता है, कितना मिनट, 20 मिनट पहले, तो इसे कितना गुना ज्यादा, तो इसे 4 गुना ज्यादा, इसे 4 गुना ज्यादा। तो हमसे मूल समय पूछा है, तो कार्यालय पहुंचने का मूल समय क्या है, 11 है, 11 है, तो ये भी 11 ना होकर इसे 4 गुना ज्यादा 44 होगा, यानी वो पहले 44 मिनट में पहुंचता होगा, 44 मिनट में पहुंचता होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 दे रखा है, कह रहा है कि एक घन है, ये घन बनाया गया है, कह रहा है कि एक घन है जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², इसी का मान हमें 3456 दे रखा है, 3456 दे रखा है। तो हम यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6×5 = 30, फिर 6×7 = 42, फिर 6×7 = 42 और 6×6 = 36, a² बराबर आ गया 576, a² बराबर आ गया 576। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, तो उसका सूत्र होता है 4a²। ठीक है, तो 4a² की जगह 576, 5 7 से बस आप गुणा कर दो, 4 चौक को 16, सॉरी 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 7 28, 2 30 के 0, 4 5 20 23, 2304, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 11। प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, ऐसी 5 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपए है, ग्राहक जो है 5 वस्तुएं खरीदता है और उसे एक वस्तु मुफ्त में मिलती है, एक वस्तु मुफ्त में मिलती है। ठीक है, एक वस्तु मुफ्त में मिलती है, तो टोटल वस्तु हो गया हमारा 6। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 500 है, मतलब 500 में खरीदता है और 800 में हर वस्तु को बेच देता है, तो वस्तु बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ, और प्रश्न में कह रहा है कि जब वो बेचता है तो 5 पे एक वस्तु फ्री देता है, 5 पे एक वस्तु को फ्री देता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से लाभ या हानि, शुद्ध लाभ या हानि हमें बताना है, लाभ बताना है। तो देखो एक चीज बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब वो खरीद रहा है, जब कोई दुकानदार, मान लो मैंने ही 5 और 6 वस्तु खरीद के लाया, तो जब भी बेचूंगा तो इन 6 वस्तुओं को बेचूंगा ना, 6 वस्तुओं को बेचूंगा, तो मैं इन 6 का दाम अपने पास रख के जोड़ूंगा, तो 6 का दाम हो जाएगा 6 5 30, 30,000, एक का दाम है 500, तो 6 का दाम हो जाएगा 3,000। देखो मैंने लिया 6 वस्तु का दाम,
देखो 5 तो मैंने लिया, 5 का और एक 6, तो टोटल 6 मैंने लिया और टोटल का दाम हो रहा है 3000। अब जब मैंने बेचा तो केवल 5 का दाम लिया, एक मैंने फ्री में दे दिया, तो केवल 5 का दाम लिया, तो 5 का दाम 800 के हिसाब से 4000, 800 के हिसाब से 4000। तो अब मेरा लाभ कितना हुआ? तो 3000 पे एक का लाभ हो रहा है, 1000 का लाभ हो रहा है 3000 पे, 3000 पे एक का लाभ हो रहा है गुणे 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 100/3, ये हमारा आंसर आ गया। इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 33.3333 ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखो ये प्रश्न गलत दे रखा है, हिंदी में तो गलत दे रखा है, अंग्रेजी में सही दे रखा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 हिंदी में गलत है, अंग्रेजी में सही है। 2/5 की जगह 3/5 हिंदी में दे दिया है। तो कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लेते हैं संख्या x है, तो x का 2/5 गुणे 7/17 गुणे 3/5, 3/5, और यहाँ पे 84 है। कह रहा है कोई संख्या है जिसका 2/5 7/17 3/5 84 है, तो उस संख्या का 40% हमें बताना है। ठीक है, तो पहले यहाँ से निकाल लो, क्या निकालना है हमें? 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक, अब 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक, अब ये हो गया हमारा 5 दूना 10, सॉरी ये 5 गुणे 17 गुणे 5 गुणे 2, ये हमारा वो नंबर आ गया, ये हमारा वो नंबर आ गया। अब इसी नंबर का हमें 40% निकालना है, तो 40% का मतलब 2/5, 40% का मतलब 2/5, तो 5 से 5 कट गया, और ये आ गया 2 दूना 4, 5 20, 20 17 दूना 34, 340, 340, ये इसका आंसर है 340। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब ये सरलीकरण का प्रश्न है, तो आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कुछ है नहीं, आसान है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 14। 14 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य हमारा 100 है, अंकित मूल्य हमारा 100 है, यानी एमपी हमारा 100 है, मार्क प्राइस हमारा 100 है, तो क्रय मूल्य यानी कि सीपी हमारा कितना होगा? 64 है, इसका 64% यानी कि 64 है, सीपी हमारा होगा 64। कह रहा कि अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद, जो अंकित मूल्य है ये 100 है, इस पर 12% की छूट देंगे तो कितना बचेगा? 12% की छूट देने के बाद 88। ठीक है, 88 बचेगा। ठीक है, तो कह रहा है छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 64 पे कितने का लाभ हो रहा है? 64 पे कितने का लाभ हो रहा है? 4, 4, यहाँ पे 4 और 2, 24 का लाभ हो रहा है। ठीक है, और गुणे के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 छः 24, सॉरी 8 3 24, 8 64। ठीक है, तो आ गया 300/8, 300/8। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 8 3 24, यहाँ पे बच गया 6, 8 7 56, बच गया 4, 8 5 40, 37.5%, ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा आगे सवाल है 15। प्रश्न बोल रहा है कि 60 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात, अम्ल अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। कह रहा कि यदि यह अम्ल और जल का अनुपात 1 और 2 करना हो, 1 और 2 करना हो, तो कितना जल मिलाया जाए? तो उसमें से कितना जल मिलाया जाना चाहिए? तो देखो जल मिलाने के लिए बोल रहा है, तो आपको बता दूं कि मिलाने के लिए तो जल बोल रहा है, तो अम्ल तो मिलाने के लिए बोल नहीं रहा है, तो अम्ल तो सेम होना चाहिए ना दोनों जगह। लेकिन अम्ल देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको सेम करेंगे, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि दोनों जगह हो गया अम्ल हमारा बराबर। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना अम्ल मिलाया जा रहा है? 3 अम्ल मिलाया जा रहा है, 3 लीटर अम्ल मिलाया जा रहा है। ठीक है, 3 लीटर मिलाया जा रहा है, और टोटल हमसे पूछा है कितना मिलाया जा रहा है, तो 2 और 1 3, 2 और 1 ये 3, टोटल जो दे रखा है, टोटल ये 3 का मान दे रखा है क्वेश्चन में 60। कह रहा है कि टोटल 60 लीटर का मिश्रण है, 2 और 3, 3 लीटर का मिश्रण नहीं है, 60 लीटर का मिश्रण है, इससे 20 गुना ज्यादा। तो ये भी हमने 3 नहीं मिलाया है, ये भी इससे 20 गुना ज्यादा 60 ही मिलाया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 60 लीटर। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16 क्या बोल रहा है कि एक धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी, स्वयं की 3 गुनी, स्वयं की 3 गुनी कितने साल में? 5 साल में, 5 साल में स्वयं की 3 गुनी, यानी 3 पे 1 घात हो जा रही है स्वयं की, 5 साल में 3 की 1 घात, 5 साल में 3 की 1 घात, स्वयं की 3 गुनी। कह रहा कि कितने वर्षों में स्वयं की 81 गुनी, स्वयं की यानी 81 गुनी, यानी स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी, कितने साल में स्वयं की 81 गुनी हो जाएगी। तो अब इस 81 को हम चेक करेंगे, ये 3 के पावर कितना है, तो ये 3 के पावर 4 है, ये 3 के पावर 4 है। तो अगर 3 के पावर 1 5 साल में हो रहा है, तो 3 के पावर 4 कितने साल में होगा? तो अगर 3 के पावर 1 3 के पावर 1 5 साल में हो रहा है, ठीक है, तो 3 के पावर 4 कितने साल में होगा? तो यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, तो 20 साल में, 20 साल में। ठीक है, 20 साल में, 20 साल में 3 के पावर 4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 17। प्रश्न बोल रहा है कि 25 35 और पी क्रमिक अनुपात में है, तो पी का मान बताना है। 25
35 और पी क्रमिक अनुपात में है, तो हमें पी का मान बताना है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 25/35 और 35/p ये अनुपात में, यानी कि ये बराबर है। ठीक है, तो बस पी का मान निकाल लो। तो 35 उधर जाएगा गुणे 35 बटे में आ जाएगा 25। तो 5 7 35, 5 25, फिर 5 25, सॉरी 5 एकम 5, 5 7 35, तो पी बराबर आ गया हमारा 49। पी बराबर आ गया हमारा 49, ये आंसर है। आगे हम चलते हैं, आगे हमारा प्रश्न है 18। 18 के बोल रहा है, कह रहा है कि यदि एक के 50%, एक का 50% यानी कि 1/2, यानी इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/2। एक का 50% का 80%, 80% का मतलब 4/5। ठीक है, 80 को आप चेंज करोगे फ्रैक्शन में तो 4/5 आएगा। कह रहा है ये बी के 1/4, सॉरी बी के 25% यानी कि 1/4 के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है। तो ए बी से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो बस यहाँ से हम निकाल लेंगे ए और बी का अनुपात। तो निकाल लो भाई, 2 कम 2, 2 दूना 4 हो गया। अब देखो 5 उजा जाएगा तो 5 से 15 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 में होगा 15, 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ए यहाँ पे बी को इधर ले जाएंगे तो A/B हो गया, A/B हो गया, A/B हो गया। अब प्रश्न में पूछा है कि ए बी से कितने परसेंट कम अधिक या कम है। ए बी से कितने परसेंट अधिक या कम है, तो बी से 7 कम है। ए जो है बी से 7 कम है, 8 से 7 ज्यादा है, 8 से 7 ज्यादा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बस इसे साल कर लो। 8 64 बच गए 6, 8 7 56, 8 5 40, 87.5%। ये इसका आंसर है, 87.5%। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, लस और मसा का ही सवाल है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 3 4 तथा 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका तीनों का। तो 4 5 5 को 20 23 60 आएगा, इनका एलसीएम आ गया 60, इनका एलसीएम आ गया 60। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको पता है क्या है, 9 9 9 999, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इस 999 को हम 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो ये आ गया 9, ये आ गया 3, फिर 9 उतर गया। अब हम किससे भाग देंगे इसको, 5 बार नहीं 6 बार, और 6 6 36। ठीक है, तो ये आ गया 9, ये आ गया 3, 39 आ गया, ये आ गया 39। ठीक है, ये आ गया 39। तो 39 हमारा यहाँ पे शेष बच रहा है, 39 हमारा शेष बच रहा है। तो अगर इस नंबर में 999 में अगर 39 नंबर हम माइनस कर देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी कि टोटल का टोटल 60 से कट जाएगा। अगर टोटल 60 से कटेगा तो वो 3 4 5 से भी कटेगा, क्योंकि ये इन्हीं का फैक्टर है। ठीक है, तो हम 999 में से 39 माइनस कर देंगे, तो 999 में से 39 माइनस करेंगे तो वो हमारा नंबर आ जाएगा, तो 0 6 960, यानी 960 वो सबसे बड़ा नंबर है 3 अंकों का, जो 3 4 5 तीनों से कट जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आगे हम चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 20। देखो 20 वाला बहुत आसान है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज को समान लंबाई वाली भुजा 16 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर है। कह रहा है कि जो भुजा बराबर नहीं है उसकी लंबाई 16 है, यानी इसकी लंबाई 16 मीटर दे रखी है, और इसका परिमाप दे रखा है 50 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग 50 मीटर दे रखा है, तीनों भुजाओं का योग 50 दे रखा है। तो एक भुजा है हमारा 16, तो 50 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे, 50 में से अगर हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4, यहाँ पे आ गया 34, यहाँ पे आ गया 34, यानी कि दो भुजाओं का योग 34 है और वो दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये एक हो जाएगी 17, एक हो जाएगी 17। ठीक है, एक हो जाएगी 17, एक हो जाएगी 17। तो तीनों भुजाओं का योग हमने निकाल लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हीरो फार्मूला लगा देंगे, तो S बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजाओं का योग 50/2, तो ये आएगा 25। ठीक है, अब कड़ी में आपको पता है, कड़ी में होता है क्षेत्रफल बराबर कड़ी में होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, तो बस रख दो, S की जगह रख देंगे 25 गुणे S माइनस A यानी कि 17, पहली भुजा यानी कि 8, फिर 8, फिर 16 माइनस करेंगे तो 9। अब ये कड़ी में रहेगा, तो बस यहाँ से 5 माइनस 5 बाहर आएगा, यहाँ से 8 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा, यहाँ से 3 बाहर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से 5 बाहर आ गया, यहाँ से 2 8 में से 1 8 बाहर आ गया, यहाँ 9 है, 3 का वर्ग है तो 3 बाहर आ गया, तो 8 5 40, 4 3 120, ये आ गया 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन। कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा।